प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए, अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान। प्रस्तावना। दिल्ली सल्तनत कहते ही हमारे मन में बाबर, हुमायूं, अकबर आदि याद आते हैं। ये तुर्की से आए मुगल वंश के बादशाह थे। मुगलों से पहले भी बाहर से इस्लाम धर्म के आक्रमणकारी भारत में आते रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली का आखिरी हिंदू साम्राज्य किसका था? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली साम्राज्य का आखिरी सम्राट था। उसका शासनकाल लगभग 23 वर्ष का था। वह 1169 में गद्दी पर बैठा और 1192 में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुआ। उसी समय से अंग्रेजों के आने तक इस्लाम धर्म के विदेशी शासकों के हाथों में ही दिल्ली सल्तनत रही। पृथ्वीराज चौहान बहुत बहादुर राजा था। वह बहुत लोकप्रिय भी था, इसलिए उस पर एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा गया है। पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद बरदाई है। लेखक पृथ्वीराज के राज दरबार का कवि था। उस ग्रंथ में पृथ्वीराज के जीवन के बारे में जितनी बातें हैं, उनमें कवि की कल्पना प्रमुख है, इतिहास की बातें कम। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। उनकी मां कमला देवी दिल्ली के महाराजा अनंगपाल की दूसरी बेटी थी। अनंगपाल की पहली बेटी रूप सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ था। विजयपाल के बेटे जयचंद थे, जो उम्र में पृथ्वीराज से बड़े थे। महाराजा अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था। उन्हें दिल्ली साम्राज्य के लिए अपने वारिस की चिंता होने लगी। उन्होंने अपने नाती पृथ्वीराज को ही गोद ले लिया। इस तरह पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली दोनों राज्यों के राजा हो गए। यह बात जयचंद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें पृथ्वीराज से ईर्ष्या हो गई। जयचंद ने अपने राज्य में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। राजसूय यज्ञ कोई प्रतापी महाराजा ही करता है और देशों के राजा उसके प्रताप को मानकर यज्ञ में आते हैं और यज्ञ का कार्य करते हैं। पृथ्वीराज उस यज्ञ में नहीं आए। शायद वे जयचंद को अपने से बड़ा प्रतापी राजा मानने को तैयार नहीं थे। जयचंद इस बात से चिढ़ गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा था। संयोगिता उम्र में पृथ्वीराज से थोड़ी छोटी थी, फिर भी वह पृथ्वीराज से ही प्यार करती थी। पृथ्वीराज को भी यह बात मालूम थी। जयचंद पृथ्वीराज से चिढ़े थे, इसलिए उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा था। इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनका पुतला बनवाया और उसे स्वयंवर के मंडप के बाहर द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। स्वयंवर के दिन राजसभा में कई देशों के राजकुमार आए थे। वे दोनों तरफ खड़े थे और संयोगिता उन राजकुमारों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। वह पृथ्वीराज को खोज रही थी। उन्हें राजसभा में ना पाकर वे निराश मन से आगे बढ़ रही थी। जब वह द्वार तक पहुंची तो उसकी नजर द्वारपाल के रूप में खड़े पृथ्वीराज के पुतले पर पड़ी। वह पुतले के पास गई और उसी के गले में उसने स्वयंवर की माला डाल दी। इसे देखकर राज्यसभा में खड़े सभी लोग भौंचक्के रह गए। इतने में पृथ्वीराज एक घोड़े पर बैठकर वहां आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर अपने देश पहुंच गए। वहां उन्होंने संयोगिता से विवाह किया। अपने शासनकाल में पृथ्वीराज बहुत प्रतापी राजा थे। उन्हें विरासत में 2 देश तो मिले ही थे। उन्होंने आसपास के कई देशों पर चढ़ाई करके उन्हें अपने साम्राज्य का अंग बनाया। भारत उस समय भी सोने की चिड़िया थी और विदेशी आक्रमणकारियों की निगाह दिल्ली साम्राज्य पर थी। माना यह जाता है कि शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर हमला किया और युद्ध में हार कर पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे क्षमा करके छोड़ दिया। इस तरह पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को 17 बार क्षमा करके छोड़ा। आखिरी लड़ाई में पृथ्वीराज हार गए और शहाबुद्दीन उन्हें अपने देश गजनी ले गया। फिर वहीं उनके मरने की कहानी बताई जाती है। इतिहास की पुस्तकों में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के 18 बार दिल्ली पर आक्रमण करने का जिक्र नहीं है।
हाँ, 2 युद्धों का उल्लेख जरूर है। तराई का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। शहाबुद्दीन पंजाब पर विजय प्राप्त कर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर थानेसर में उससे लड़े। युद्ध में हारकर घायल अवस्था में शहाबुद्दीन भागा। उसे तब तक दिल्ली साम्राज्य के बल का अनुमान नहीं था। साथ ही उसे खाने की और पानी की समस्या से भी जूझना पड़ा था। पहली हार से वह हिम्मत नहीं हारा। दूसरे ही वर्ष 1192 में वह दिल्ली पर आक्रमण करने आया। इस बार उसकी सेना पहले से बड़ी थी। उसने सेना की जरूरतों के लिए अच्छी तैयारी कर ली थी। लाहौर से आगे बढ़ते हुए उसने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि वह हार मान ले, लेकिन पृथ्वीराज ने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। तराई में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी, क्योंकि कई राजपूत राजाओं ने अपनी अपनी सेनाएं सहायता के लिए भेज दी थी। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज से कहा कि वे मुसलमान बन जाए या हार के लिए तैयार रहे। पृथ्वीराज ने संधि करने को कहा, लेकिन शहाबुद्दीन नहीं माना। दूसरा तराई का युद्ध शुरू हुआ। कहते हैं कि भारतीय दिन में ही लड़ते हैं, रात को युद्ध विराम होता है। शहाबुद्दीन ने शाम के अंधेरे के समय चढ़ाई करके धोखे से पृथ्वीराज को हराया। इस तरह दिल्ली के आखिरी हिंदू साम्राज्य का अंत हुआ। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में चंद बरदाई ने बहुत रोचक वर्णन किया है। शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को अपने देश गजनी ले गया। वहां कैदी की तरह दरबार में लाया गया। पृथ्वीराज ने गौरी से आंखें मिलाकर बात की। गौरी ने पृथ्वीराज से कहा कि वह कैदी है, नजर नीचे करके बात करे। पृथ्वीराज ने उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इस पर नाराज होकर गौरी ने उनकी आंखें फुड़वा दी। अब पृथ्वीराज अंधे होकर बंदी गृह में पड़े रहे। कुछ समय बाद चंद बरदाई पृथ्वीराज की सहायता के लिए गजनी पहुंचे। वे भी बंदी गृह में पृथ्वीराज के साथ रहते और उनकी सेवा करते। दोनों ने मिलकर गौरी से बदला लेने की एक योजना बनाई। समय पाकर चंद बरदाई ने गौरी के सामने पृथ्वीराज के तीर चलाने की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज आंखों से देख ना सके तो क्या, ध्वनि को सुनकर निशाना साध सकते हैं। गौरी यह बात मानने को तैयार नहीं था। निश्चय हुआ कि दरबार में ही पृथ्वीराज के तीर चलाने के कौशल की परीक्षा ली जाए। चंद बरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज दरबार में शब्द भेदी बाण चलाएंगे, यानी जहां से आवाज आती है उस जगह को निशाना बनाएंगे। निश्चय के अनुसार दरबार के एक कोने में एक घंटा लटकाया गया। पृथ्वीराज दूसरी ओर धनुष और बाण लेकर खड़े थे। किसी सेवक ने मुंगरे से घंटे पर आघात किया। जैसे ही घंटी की आवाज हुई, पृथ्वीराज के धनुष से बाण छूटा और सीधे उस घंटे पर निशाना लगा। यह देखकर सारे दरबारी विस्मित हो गए। गौरी अपने आश्चर्य को दबा नहीं सका। उसके मुंह से आवाज आई, शाबाश। यह कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही चंद बरदाई ने कविता के रूप में पृथ्वीराज को बता दिया था कि गौरी कहां बैठा है, कितनी दूरी पर है। जैसे ही उसके मुंह से शाबाश की ध्वनि निकली, पृथ्वीराज के धनुष से अगला बाण निकला और गौरी को जा लगा। वहीं घटना स्थल पर गौरी की मृत्यु हो गई। सारे दरबारी उनकी तरफ देखने लगे। पृथ्वीराज और चंद बरदाई यह नहीं चाहते थे कि वे दुश्मनों के हाथों मरें। उन दोनों ने अपनी अपनी तलवार निकाली और एक दूसरे को मार डाला। इस तरह वे दोनों सम्मानजनक तरीके से वीर गति को प्राप्त हुए। सवाल यह है कि चंद बरदाई स्वयं इस घटना में मर गए, तो उनके रासो ग्रंथ में इसका उल्लेख कैसे आ सकता है? स्वयं चंद बरदाई ने इस बात का समाधान प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि वे राजा की सेवा के लिए गजनी जाने से पहले अपना ग्रंथ अपने बेटे जलहन को सौंप कर गए। माना जाता है कि बाद में जलहन ने इस काव्य को पूरा किया। इतिहास का सत्य जो भी हो, पृथ्वीराज चौहान की ये कहानियां लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं। वे वीर थे, महान योद्धा थे। धोखे के कारण हार गए, लेकिन हार कर भी उन्होंने अपना सम्मान नहीं खोया।
सच्चे वीर की तरह दुश्मन से बदला लेकर सम्मान पूर्वक स्वर्ग सिधारे।